हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। ये प्रोजेक्टर का हमने यूज़ किया है बिकॉज बच्चों इतने सारे क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, पुराने बच्चों को तो पता ही है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में हम बच्चों कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, करेक्ट। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लास्ट वीडियो में बच्चों सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। ध्यान रहे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सॉल्यूशन चल रहा है, ओके। और जो बच्चे चैनल पे न्यू आए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है बच्चों, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व कराया हमने इस चैनल पे, मतलब हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। ये नंबर आपको पिन कमेंट में बच्चों मिल जाएगा, करेक्ट। और प्लीज़ कॉल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं, कॉल मत करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप करिएगा ओनली, बिकॉज मैं किसके कॉल उठाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 30 चिल्ड्रन वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स लास्ट वीक, द रिजल्ट वर रिकॉर्डेड एज अंडर। बच्चों देखिए ये एक रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है, टोटल 30 चिल्ड्रन, 30 बच्चे हैं, लास्ट वीक उनका सर्वे किया गया और सबसे पूछा गया हाँ भाई आपने टीवी प्रोग्राम कितने कितने घंटे देखा। तो देखिए जरा बच्चों, ये नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है, 0 to 5 आवर कितने बच्चों ने देखा, मतलब समझ रहे हो ना, 0 to 5 आवर लास्ट वीक, 0 to 5 आवर्स टीवी कितने बच्चों ने देखा, 8 बच्चों ने। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी, 8। 5 से 10 घंटे टीवी कितने बच्चों ने देखा, 16 बच्चे ऐसे जिन्होंने 5 से 10 घंटे टीवी देखा। 10 से 15 के बीच में कितने बच्चों ने देखा, 4। 15 to 20 कितने बच्चों ने देखा, 2। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, ये सुनो चेक करिए। यहाँ देखिए 0 to 5, यहाँ 0 to 5 है, 5 से एंड है तो 5 से स्टार्ट है, ठीक। फिर 5 to 10, 10 से एंड है तो 10 से स्टार्ट है। फिर चेक करिए 0 to 15, 15 से एंड है तो 15 से स्टार्ट है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, कैन वी से दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर 10 और मोर आवर्स। देखो बच्चों 10 और मोर आवर, देखो 10 और मोर आवर का मतलब क्या होता है, 10 और मोर आवर का मतलब क्या होता है, यानी कि जिन बच्चों ने या तो 10 घंटे एग्जैक्टली 10 घंटे टीवी देखी हो या तो 10 घंटे से ज़्यादा देखी हो, दोनों बच्चों को आपको ऐड करके यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। बात समझ में है कि नहीं। 10 और मोर आवर्स का क्या मतलब है, जिन बच्चों ने लास्ट वीक 10 आवर्स टीवी देखी हो या 10 आवर्स से ज़्यादा, तो उनके नंबर्स आपको यहाँ पे काउंट करके बताने, करेक्ट। अब देखो एक बात मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, ठीक है। शायद कुछ बच्चों को ध्यान ना आ रहा हो, कुछ बच्चों को ध्यान भी आ गया हो। देखो बेटा, अगर इसी चीज़ को हम ऐसा वर्टिकली आपको लिख के दिखाएं, देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं। देखिए 0 to 5, 0 to 5 कितने बच्चे हैं, 5 to 10 कितने बच्चे हैं, देखिए 5 to 10, उसके बाद 10 to 15 है ना, तो 10 to 15 और लास्ट में देखिए 15 to 20। तो अगर आप देख लो बेटा तो 0 to 5 कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। फिर 5 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 16 है, करेक्ट। फिर ध्यान से चेक करो, 10 to 15 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। फिर 15 to 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, करेक्ट। तो ऐसा है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनिए, यहां से आप देख के बताइए कि जिस बच्चे ने 10 घंटे टीवी देखा है उसको कहां काउंट किया गया होगा, 5 to 10 वाले इंटरवल में या 10 to 15 वाले इंटरवल में। सोचिए जिस बच्चे ने एग्जैक्टली 10 आवर मूवी टीवी देखा होगा उसको कौन से इंटरवल में काउंट किया होगा आपने, 5 से 10 वाले में या 10 से 15 वाले में। तो जवाब है 10 से 15 वाले में। ये बात हमने बच्चों एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करी कि जिन बच्चों ने 10 घंटे टीवी देखा होगा वो ये वाले इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा। जिन बच्चों ने 10 आवर टीवी देखा है वो ये वाले इंटरवल में आएगा, करेक्ट। तो सुनो, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 10 घंटे या 10 से ज़्यादा घंटे टीवी देखी, तो चेक करो 10 घंटे वाले भी इसी इंटरवल में काउंट होंगे और 10 से ज़्यादा यानी कि 10 से लेके 15 तक वाले, बट 15 वाले इसमें काउंट नहीं होंगे, 15 वाले कहाँ काउंट होंगे, नेक्स्ट वाले में, सही है। तो 10 से लेके 15 के बीच में इंक्लूडिंग 10, 15 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, करेक्ट, और 10 को ऊपर नहीं इंक्लूड किया है, करेक्ट। तो 10 को ऊपर अगर इंक्लूड नहीं किया तो ये आप 16 स्टूडेंट्स को नहीं काउंट करोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 10 घंटे जिन्होंने टीवी देखा उनका नंबर कितना है, मतलब ये जो 5 to 10 वाला इंटरवल है इसी में वो बच्चे भी आते हैं जिन्होंने 10 घंटे टीवी देखा। नहीं, ऐसा नहीं, जिन्होंने 10 घंटे टीवी देखा है वो उनका इंटरवल ये नीचे दिया हुआ है 10 to 15, कोई डाउट है। तो 10 to 15 के बीच में इंक्लूडिंग 10, ठीक है, 15 यहाँ पे इंक्लूड नहीं, कितने बच्चों ने देखा, 4, ठीक। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंक्लूडिंग 10 to 15 10 से 15 घंटे के बीच में टीवी देखा इंक्लूडिंग 10। अब देखो जरा, 2 बच्चे ऐसे हैं बच्चों, 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 15 से लेकर 20 के बीच में देखा इंक्लूडिंग 15 यहाँ इंक्लूड किया गया होगा, 20 यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया होगा, करेक्ट, कोई डाउट है। अब देखो जरा, 10 से 15 के बीच में देखा होगा इंक्लूडिंग 10, वो भी किसमें काउंट होंगे, 10 और मोर आवर में, और 15 to 20 वो भी किसमें काउंट होंगे, 10 और मोर। 10 घंटे जिसने देखा है 10 से ज्यादा, तो उनकी संख्या कितनी है, 4 + 2 6 आवर्स, करेक्ट। और देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है कि द स्टूडेंट या द चिल्ड्रन
हु वॉच टीवी फॉर 10 और मोर आवर्स अ वीक इज 22। क्या बच्चों की संख्या 22 है? बताइए, जिन्होंने 10 या 10 से ज्यादा घंटे देखा, क्या उनकी संख्या 22? ये कैसे कह रहे हैं? आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे? ताकि आप ये भी काउंट कर लें। ये देखिए 16 भी आप काउंट कर लें, ठीक है। तो 16 + 4 20 + 2 22, तो आप टोटल आंसर 22 दे दो। नहीं, 22 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बात समझ रहे हो ना। ये जो 16 स्टूडेंट है बेटा, ये 5 से 10 आवर के बीच में देखा इन्होंने, इंक्लूडिंग 5। 10 आवर वाले बच्चे इसमें नहीं। कोई डाउट है बताइए? तो उसका आप करेक्ट करके आंसर लिख दो, क्योंकि इन्होंने बोला जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? द नंबर स्टूडेंट हु वॉच द टीवी एग्जैक्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who watched the TV 10 or more hours lie in the interval या belongs to the interval कौन कौन से interval? 10 to 15 and yes 10 to 15 and what 15 to 20, 10 to 15 and 15 to 20. That's why the required number is the required number of children means जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा घंटे देखी हो is equals to what? 4 + 2 is equals to 6. आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है बेटा, क्या करूँ मैं भी व्हाइट बोर्ड पे कितना लिखूंगा, तो प्रोजेक्टर का यूज़ करना ही पड़ जाता है, क्या करें, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा दिखने की बात भी नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी नेगेटिव नंबर इफ नॉट वाई। देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा आपने? कोई इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened divided by what? Divided by total number of events, है ना। total number of events। अब सुनो, क्या कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? देखो बेटा, देखो ऊपर कोई नंबर आएगा और नीचे कोई नंबर आएगा, दोनों ही नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव में। चेक करिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विद द इवेंट हैपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई कॉइन 500 टाइम्स टॉस किया। कितने टाइम्स? 500 टाइम्स टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 500। यानी कि डिनोमिनेटर तो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो कि नीचे आता है प्रोबेबिलिटी निकालने में, ये न्यूमरेटर है और एक है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। और अगर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी अगर हमेशा पॉजिटिव हो जाए तो आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा, सही ना भाई। देखो बेटा, ये एक फ्रैक्शन है ना, तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव कब आएगा? सोचो, या तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए जैसे -4 और डिनोमिनेटर कैसा हो जाए? पॉजिटिव, तब भी आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक। और या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर क्या हो जाए? नेगेटिव, तब भी आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। और या तो आपका क्या, अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए, दो की हो नहीं सकते, तब तो आंसर बहरहाल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों भी अगर पॉजिटिव हो जाए, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, ये भी हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कोई डाउट है बताइए? जैसे 500 टाइम्स अगर कॉइन टॉस किया आपने, ठीक है, और 500 टाइम्स में से बेटा मान लीजिए 260 टाइम्स क्या आ गया? टेल आ गया, करेक्ट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? तो आंसर इज 260 डिवाइडेड बाय 500। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी व्हाट? पॉजिटिव। यस और नो? आंसर विल बी पॉजिटिव। तो देखिए यही है आपका आंसर। यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ, आप लोग को नोट करना, नोट कर लीजिए। इन्होंने पूछा है कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी नेगेटिव नंबर इफ नॉट वाई, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर लिखोगे नो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। वाई? सिंस द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट कैन हैपन कैन नॉट बी नेगेटिव, means number of trials in which the event can happen cannot be negative, means numerator cannot be negative and the total number of trial is always positive। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होता है वो भी हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? आपका पॉजिटिव है। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी ग्रेटर देन 1? जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों देखो, कह रहा है कि कोई इवेंट है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर हो सकती है? जवाब है नहीं, नो। व्हाई? बिकॉज देखो बच्चों, आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट इज गिवन बाय व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स
in which event happened, है ना, और डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, करेक्ट, यही फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए 500 टाइम्स आपने टॉस किया, कोई कॉइन है उसको 500 टाइम्स क्या किया, टॉस किया 500 टाइम्स, और आपको 200 मान लीजिए 40 टाइम्स क्या मिला आपको, टेल मिल गया या हेड मिल गया, 240 टाइम्स क्या मिल गया आपको, हेड मिल गया, करेक्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कितनी बार हेड आया, 240 टाइम्स, तो 240 न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि 500। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से चेक करो बेटा, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हैं, देखो बेटा, जैसे मान लो 4/5 है, ठीक, 4 क्या है, छोटा है, और 5 क्या है, बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर क्या आता है, लेस देन 1 आता है। चेक कर लीजिए, देखिए अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड, 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, देखो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है, कितना आ गया आंसर बताइए, 0.8, यस और नो, और 0.8 इज लेस देन 1, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, क्या कि न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा हो जाए तो आंसर आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 से बड़ा आएगा। आप चेक कर सकते हो, 5 को 4 से डिवाइड करो, ठीक, तो ये देखिए 5 को 4 से आप डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 1, तो डेसिमल की हेल्प से 0, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 पॉइंट की हेल्प से 0, ठीक है, कितना आ गया 1.25, करेक्ट। तो 5/4 कितना आ गया 1.25, विच इज ग्रेटर देन व्हाट 1, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, तो ये बात आपको समझ नहीं। अब आप बताओ, किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या कभी ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इन विच द इवेंट हैपेंड, क्या ये कभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से बड़ा हो पाएगा, क्या कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो पाएगा, नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल के, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर, मान लो बेटा ऐसा हो जाए कि 500 टाइम्स हमने टॉस किया, ठीक, और 500 टाइम्स ही क्या आ गया, हेड आ गया। भाई दिमाग लगाओ ना, मान लो ऐसा हो गया, वैसे तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी मान लो 500 टाइम टॉस किया और 500 टाइम्स हर एक बार क्या आ गया, हेड आ गया। तो सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना आ जाएगा इस टाइम, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड कितना हो जाएगा 500, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 500, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, और कब हो सकती है, जब हर एक ट्रायल में फेवरेबल आउटकम आपका आया हो, मतलब जो आप चाहते हो वही आपका आया हो, करेक्ट। 1 से प्रोबेबिलिटी कभी बड़ी नहीं हो सकती, याद रखिएगा, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। बताइए कोई डाउट है, मतलब श्योर इवेंट है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी पक्का हेड आया ही है ना। चेक करिए, 500 बार उछाला, 500 बार ही आपका हेड आ गया, मतलब हेड आया ही आया पक्का। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पर आंसर कैसे करोगे, इन्होंने बोला है कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी ग्रेटर देन 1, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर इज No, the experimental probability of an event cannot be greater than 1. Why? Since the number of trials in which the event happened cannot be greater than the total number of trials. यानी कि जो न्यूमरेटर है, number of trials in which the event happened cannot be greater than total number of trials. Yes or no? देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि आपने 500 बार बेटा टॉस किया 500 टाइम्स और आपको 501 टाइम्स क्या मिल गया, हेड मिल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, खुद दिमाग लगाओ ना। सिक्के आपने ट्रायल कितनी बार किया 500 और 501 टाइम्स के आपको हेड मिल सकता है कभी, नो। अगर ऐसा हो जाता तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना मिलता, सोचो तब न्यूमरेटर में हम कितना रखते 501 और डिनोमिनेटर में 500, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, आंसर ग्रेटर देन 1 आता, बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करेक्ट। कह रहा है कि एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द नंबर ऑफ टॉसेस will be 1/2। रेशियो किसका निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स का, किसका रेशियो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स का, किसके साथ रेशियो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टू द नीचे क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। ओके, तो ये जो रेशियो है कह रहे हैं कि ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा क्या, कब, जब आप क्या इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेज। अगर आप एक कॉइन लेके नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर दो, इसका क्या मतलब है, मतलब समझो एक कॉइन ले लीजिए, ठीक। अब सुनिए बच्चों, एक कॉइन ले लीजिए और उसको आप टॉस कर रहे हो,
ठीक। सपोज आपने 10 टाइम्स टॉस किया, तो 10 टाइम्स में से चेक कर लीजिए कितने बार हेड आ रहा है, कितने बार टेल आ रहा है। तो जितने बार भी हेड आ रहा है उसको न्यूमरेटर में रखो, और टोटल कितनी बार टॉस किया आपने, 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक, करेक्ट। ऐसा फिर आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ा दिए। अब 10 से बढ़ा के आपने टॉस 50 टाइम्स कर दिए। कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स टॉस करिए और चेक करिए कि कितने टाइम्स हेड आ रहा है। तो न्यूमरेटर में जितने टाइम्स हेड आया वो रखोगे, और नीचे क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस रखोगे। टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने टाइम्स किया, 50 टाइम्स। ऐसे ही करते 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 आप नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते जाइए हर बार, ठीक। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्टिविटी में, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ टॉसेस जब बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो आपने 50 से बढ़ा के कितने टॉसेस कर दिए, नंबर ऑफ टॉसेस कितने कर दिए, 500 कर दिए। और जितने भी नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखोगे, x, सपोज x। अब x का कुछ वैल्यू होगा, नंबर ऑफ हेड्स आपको चेक करना पड़ेगा ये काम करके, ऐसा नहीं होगा। एक कॉइन लीजिए और टॉस करिए खड़े होके, ठीक है ना। कितनी बार, 500 बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हो गए, 500 टाइम्स, और जितने हेड आए उसको लिख लो। आप क्या देखोगे, जैसे ही आप नंबर ऑफ हेड्स बढ़ाते जाओगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स है वो किसके क्लोज आती जाएगी, 1/2 के। क्या एग्जैक्टली 1/2 आ जाएगा, नहीं, लेकिन वो क्लोजर होते चला जाएगा किसके, 1/2 के। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। क्या होता है, 0.5, करेक्ट। तो आप क्या देखोगे, 500 की बजाय जब आप 1000 टाइम्स टॉस करोगे, ठीक है ना, 1000 टाइम टॉस किया, तो सपोज आपका जो नंबर ऑफ हेड्स है बेटा, मान लो वो आगे कितने आगे, मान लो 565 टाइम्स के आगे हेड आ गए। तो आप क्लियरली देख सकते हो आंसर कितना आ जाएगा, 0.565, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। डिवाइड करो तो 0.565 क्या है, 0.5 के एग्जैक्टली इक्वल थोड़ी ना है, ये ग्रेटर देने किससे, 0.5 से ग्रेटर है, बट ये 0.565 क्लोजर है किसके, 0.5 के। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, करेक्ट। तो ये चीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर दोगे तो जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग हेड की हो चाहे टेल की, वो क्लोजर आ जाएगी किसके, 1/2 के, लेकिन एग्जैक्टली 1/2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये सब क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए जरा, होता क्या है, जैसे एक कॉइन लिया आपने, ठीक। अब कॉइन में एक तरफ हेड होता है, पीछे क्या होता है, टेल होता है। सोचो अगर हम कॉइन को एक ही बार टॉस करें, टॉस करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि कॉइन को भाई हम केवल एक ही बार टॉस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज टोटल आउटकम्स कितने, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड तो दो कॉइन है, कॉइन में बेटा एक ही तरफ तो हेड लिखा होता है ना, तो हेड तो एक ही तरफ है, इसलिए ऊपर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर हम आपसे पूछ लें, ठीक है, कब, जब हमने एक ही बार हेड किया है, जब हमने एक ही बार टॉस किया है तब, ठीक है। तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने, 2, या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, करेक्ट। और ध्यान से चेक करो, टेल तो कॉइन के एक ही तरफ आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। बात समझो, जब आप कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हो तो उसके जितने भी इवेंट है, मतलब हेड का आना, टेल का आना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वो कितनी है, 1/2, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि 50% चांसेस है हेड आएगा और 50% चांसेस है क्या आएगा, टेल आएगा, करेक्ट। अब सुनो, यही चीज़ होती है जब आप एक बार टॉस कर रहे हो कॉइन को लेके, तो जो प्रोबेबिलिटी आती है ना, चाहे हेड की हो चाहे टेल की हो, ठीक। और जब आप बहुत बार ट्राई करते हो, बहुत बार आप ट्राई करने का मतलब बहुत बार टॉस करते हो, तो जैसे जैसे टॉस का नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो और चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हो, वो किसके क्लोजर आता चला जाता है, 1/2 के, ठीक। 1/2 के एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा इक्वल। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने देखो जरा, ऐसा तो थोड़ी ना है कि तुमने एग्जैक्टली जो है मान लो 1000 टाइम टॉस किया और तुम्हें 500 टाइम्स क्या मिल गया, हेड मिल गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, हो भी सकता होगा बहुत स्पेशल चांसेस में, लेकिन बहुत मुश्किल ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाएगा तब आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जनरली ऐसा होगा नहीं। अब सुनो, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सुनिए, आपको भी शायद ना समझ में आ रहा हो, तो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। डाई आपने देखी, जो लूडो खेलते हो आप, हाँ, डाई में टोटल कितने फेसेस होते हैं बताइए, डाइस में 6 फेस होते हैं। लूडो नहीं खेला आपने, एक तरफ 1 लिखा रहता है डॉट से, एक तरफ 2, एक तरफ 3, ऐसे लिखा रहता है ना, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो सुनो, ये देखिए, ये डाई है आपकी, ऐसे, ठीक है ना, ये। अब आपको पता है एक फेस पे क्या लिखा रहता है इसके, जैसे 1 डॉट लगा रहता है, नेक्स्ट फेस पे 2 डॉट लगा रहता है, फिर कहीं 3 डॉट, फिर 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर इस पे लिखे होते हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6, भाई या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, लेकिन कितने फेस पे 1 लिखा है, तो 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना है, 1/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितना है, 1/6, क्योंकि 2 एक ही फेस पे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है, कोई डाउट है, हाँ। फिर इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 भी कितना है, 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
4 भी कितना है 1/6, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 भी कितना है 1/6, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 भी कितना है 1/6। कोई डाउट है बताइए, क्योंकि एक एक फेस पे ही तो नंबर लिखे हैं और टोटल आउटकम कितने 6 है, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यही बात है, ये तो हमने तब बताया जब डाइस को हमने एक ही बार थ्रो किया है। डाइस लिया, ऐसे थ्रो किया, हमने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो आप बोलोगे 1/6। हमने बोला अच्छा बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो आप बोलोगे 1/6। बात समझे, यानी कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है। अब इसी डाई को लेके बेटा अगर आप नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, वो किसके क्लोजर आने लगेगी 1/6 के क्लोजर आने लगेगी, करेक्ट। लेकिन क्या एग्जैक्टली 1/6 आएगी, तो जवाब है नहीं। तो ये चीज़ आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। कोई डाउट है बताइए। ओके नाउ, तो यही आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है, नो एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस विल बी नियरर टू 1/2। ये 1/2 के नियरर तो आएगा, नॉट एक्जैक्टली 1/2, 1/2 के एक्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, करेक्ट। इसी तरीके से डाइस का अगर क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते तो आपसे पूछते एट द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ अ डाई इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स की जगह वो क्या लिख देते, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, ऐसे कर देते, नंबर ऑफ 3 टू द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज विल बी इक्वल टू 1/6, ऐसे करके पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो इज इट करेक्ट, इफ नॉट देन राइट द करेक्ट वन। तो आप क्या लिखते हैं कि नो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ थ्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थ्रोज विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1/6, इट विल बी क्लोजर टू 1/6। ओके, इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.3 से पहले देखिए कुछ सैंपल प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दी हुई है। सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन। ओके, तो ये हाइट दी हुई है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। बहुत ईजी बच्चों, कैसे करेंगे सोचिए। ये देखिए किसी बच्चे की हाइट कितनी है 140, ठीक, तो 140 कितने टाइम्स आ रहा है चेक करो, यहाँ कॉलम वाइज चेक करो ऐसे, ठीक है। तो ये 146 है, फिर 152 है, फिर ये देखिए ये 140 है, फिर और कहीं पे 140 है, चेक करिए, और कहीं पे 140 है, ये देखिए यहाँ पे 140, और कहीं 140 नहीं, तो यानी कि 140 एक यहाँ पर है, देखो 140 करेक्ट, और कहीं पर है नहीं, तो 140 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी टोटल 4। कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है 140 है। तो ये चीज़ है, कर सकते हो उसको आराम से। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें बेटा, देखो सबसे छोटा नंबर जब आप ऐसा सर्च कर लो ना, देखो बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। जैसे आप एक तरफ हेडिंग लगाओगे क्या, हाइट इन सेंटीमीटर है ना, तो हाइट इन सेंटीमीटर, पहले मेरे को 140 मिला, तो 140 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बताओ, 4 हो गई, ऐसे हो गया है ना। फिर आप सर्च करो, देखो 140 के बाद देखो ये 146 है ना, फिर चेक करो क्या कहीं 146 और आ रहा है, चेक करो जरा, सब चेक कर लो ऐसे करके ना। तो आप क्या देखोगे इसमें कि 146 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ से देख के बता रहा हूँ मैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब ऐसा करके आप रफ वर्क में लिख लीजिएगा, तो जब आप टेबल बनाइएगा तो सबसे छोटा नंबर जो है उसको ऊपर लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देना, करेक्ट। जैसे 138 सबसे छोटा नंबर होगा इन सब में, तो उसको लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिखेंगे और टेली मार्क लिख देंगे। जैसे 138 इसमें 2 टाइम्स आता होगा, आप सर्च करोगे तो फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे और टेली मार्क तो पता ही आपको कैसे बनता है ना, 1 2 3 और 4 तक ऐसे बनाते हैं, और 5 के लिए क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए 148 कितने टाइम्स आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, हाँ 6 टाइम्स आ रहा होगा, तो क्या करेंगे 6 को लिखने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। आई थिंक आप लोग को समझ में होगा। और सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, कितनी गर्ल्स हैं 30, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये इसकी टेबल है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट क्या करना है बेटा, खुद से बना के देखो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, आपको बोल रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब समझो, देखो बेटा ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है इनको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जा चुका है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 26, नेक्स्ट क्या है 29, फिर कॉमा लगा हुआ है यानी कि 42 थर्ड है, फोर्थ क्या है 53, फिफ्थ क्या है x है, ध्यान दें फिफ्थ क्या है x है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है x+2 है, सिक्स्थ क्या है x+2, फिर सेवन्थ है आपकी कितनी 78 है आपकी 75, और 9th है आपकी 82, और जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है 93। आप चेक कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लगाया हुआ है। आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ये x एक अलग ऑब्जर्वेशन है और x+2 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। इफ द मीडियन इज 65 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मीडियन कितनी है
65 है, मीडियन गिवन है बेटा, यहाँ पर मीडियन गिवन है, तो बहुत इजी है। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 10 है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। ओके, नाउ यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन है तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10, जो कि क्या है? इवन है। इवन है कि नहीं बताइए? तो नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होती हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं? सुनिए, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट? याद है आपको? मीन ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे मीन ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट? n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दें। देखो n बाय 2th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? सोचो, n की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है, तो 10 बाय 2th। n बाय 2th का मतलब n की जगह 10 रखोगे और बाय 2, तो 10 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन? 10 बाय 2 कितना होता है? 5, यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन? 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो चेक करिए 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये देखिए ये जो x है ये क्या आपकी? 5th ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। यानी कि मीन ऑफ क्या निकालना है आपको? 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? x है। और अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी आपकी? अगर n बाय 2 क्या है? 5th है, तो n बाय 2 प्लस 1 कितनी होगी? 6th। कैसे? n की वैल्यू 10, 10 बाय 2 5, 5 प्लस 1 6, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है? 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन तो क्या होगी? 5th के जस्ट नेक्स्ट वाली जो आ रही है, यानी कि x प्लस 2, करेक्ट। तो 5th ऑब्जर्वेशन हो गई x और 6th ऑब्जर्वेशन हो गई x प्लस 2, इनका मीन निकाल लीजिए, ठीक है ना। वही आपका क्या होगा? मीडियन। तो देखो बेटा जरा, मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? x है। 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? x प्लस 2 है। अब इन दोनों का मीन निकालना है, मतलब दोनों को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। कोई डाउट है बताइए? बेटा ये 5th ऑब्जर्वेशन है x और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? x प्लस 2, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो मीन आ जाएगा। तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वही तो मीडियन होगा, ये सुनो। तो ये मीडियन हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दें बच्चों, मीडियन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? मीडियन 65 दिया है, तो आपने एक मीडियन निकाला कितना? x प्लस 2 बाय 2, और एक मीडियन इन्होंने दिया, दोनों ही तो मीडियन है। तो यहाँ पर मीडियन की वैल्यू कितनी रख दोगे? 65। ये देखिए इस मीडियन की जगह आप क्या रख दोगे? 65। तो यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल्स टू, देखो x प्लस x क्या होता है? 2x, x प्लस x 2x और प्लस में 2, ये लीजिए, और अपॉन में ये वाला 2 है। कोई डाउट है बताइए? नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज व्हाट? 65 इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए। देखो 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दें, अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बेटा 2x प्लस 2 लिखा है ना, तो यहाँ से 2 कैसे कॉमन लोगे? मैं लेके दिखा देता हूँ। 2x प्लस 2 में से 2 कैसे कॉमन लोगे? 2x प्लस 2 में से 2 कैसे कॉमन लोगे? 2x प्लस ये वाला जो 2 है इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो ऐसे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 1, लीजिए 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 1। ओके नो, ओके अब ध्यान से चेक करो, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा क्या? 65 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक। अब ये जो 1 है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट में, तो 65 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए? 64, ठीक। तो 65 माइनस 1 64 इज इक्वल्स टू में x बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू कितना हो गया? 64। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 64 हो गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू 64। अगर यहीं पे बेटा आपसे पूछते कि व्हाट इज द 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक, तो देखो जरा 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? x है, यानी कि x की जगह हम क्या लिखते हैं? 64, और 6th ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 है, यानी कि x की वैल्यू में 2 ऐड कर देते, तो x की कितनी वैल्यू? 64, 64 प्लस 2 कितना हो जाता है? 66। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि 5th ऑब्जर्वेशन 64 है और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 66 है। अब आप देख लो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही तो है, 26, 29, 42, 56, 56 के बाद 64, 64 के बाद 66, फिर 70, इसीलिए उन्होंने बोला था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला, एग्जाम में पक्का आ सकता है, आप लोग इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये नेक्स्ट जो सैम्पल प्रॉब्लम 3 है, इट इज़ अ वेरी गुड सैम्पल प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको पक्का कंफ्यूज कर देगी। कह रहा है हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ मोर्टेलिटी टेबल। ओके, कोई मोर्टेलिटी टेबल का एक्सट्रैक्ट है, मतलब समझो कोई टेबल गवर्नमेंट ने बनाई होगी, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट इन्होंने निकाला है।
मोर्टालिटी मीन्स मृत्यु दर, है ना, मतलब लोगों के बारे में बात करी है कि क्या एज है उनकी और किस हिसाब से लोगों की डेथ होती है या किस हिसाब से वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो मोर्टालिटी के बारे में बात करिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एजेस इन ईयर, करेक्ट, ईयर्स, एज इन ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है ना बेटा, 10 लाख का सैंपल लिया गया है, कितने लोगों का, 10 लाख का, करेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों का सैंपल लिया गया और उसमें से चेक किया गया। अब ध्यान से चेक करो, देखो एज इन ईयर्स, 60 ईयर के जो लोग हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन, करेक्ट, तो 1 मिलियन लोगों में से कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं और कितनी एज के हैं वो डेटा आपको दिया हुआ है। तो उन 10 लाख लोगों में से 60 साल के लोग कितने हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि अभी भी जिंदा हैं, 16,090, 16,090, समझ गए। अब सुनिए एक बात बताइए, ये 60 ईयर के हैं एग्जैक्टली, और जब ये 60 ईयर के हैं तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे, 61 के। अब देखो 60 साल के लोग कितने लोग सर्वाइव कर रहे थे, 16,090, 16,090, सोचो जैसे ही 1 साल निकल गया अब कितने लोग बच गए, 11,490, बाकी लोग कहाँ गए बताइए, बाकी लोग कहाँ गए, उनकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि चेक करिए 61 एज के कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 11,490, तो पहले तो जब 60 एज मतलब 60 एज वालों को चेक किया गया था तो कितने बंदे निकले थे, 16,090%। अब जब 1 साल के बाद चेक किया गया तो सबकी एज 1 साल बढ़ गई होगी, सब लोग 61 के हो गए होंगे, और 61 के जब हो गए सब लोग तो फिर से चेक किया गया तो कितने लोग सर्वाइव करे, कितने लोग जिंदा हैं, 11,490, तो कितने लोगों की डेथ हो गई विद इन अ ईयर, 1 साल में कितने लोगों की डेथ हो गई, सोचिए 1 साल में कितने लोगों की डेथ हो गई, 16,090 लोगों की 1 साल, सॉरी 16,090 माइनस 11,490, करेक्ट, यस और नो, बताइए 16,090 में से 11,490 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 - 9 0 और 10 - 4 6 आ जाएगा, 5 - 1 4, करेक्ट, तो 4600 लोगों की डेथ हो गई है विद इन अ ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर। अब आप समझ गए होगे, देखो 61 ईयर के कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 11,490, ठीक। फिर देखिए 1 साल के बाद जब 62 ईयर्स के लोगों को चेक किया गया तो कितने लोग बचे, 8,012, मतलब बाकी लोग कहाँ गए, जिनकी डेथ हो गई है। कितने लोगों की डेथ हो गई होगी नेक्स्ट 1 ईयर में, क्या करोगे, 11,490 में से 8,012 को आप माइनस कर दोगे। अब आप प्रोसेस समझ गए होगे क्या गेम चल रहा है, ये सब करेक्ट, ओके। नाउ इतनी बात आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन में। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज्ड 60 ऑफ डाइंग विद इन अ ईयर। बात समझो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज्ड 60, यानी कि जिस पर्सन की एज कितनी है 60, डाइंग विद इन अ ईयर, वो 1 साल में मर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 60, पर्सन की विशेषता बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, पहले ये मत पढ़ो आप, बीच में ये मत पढ़ो, पहले ऐसे पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ डाइंग विद इन अ ईयर, कोई पर्सन 1 ही साल में मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो पर्सन की विशेषता बताइए, वो पर्सन होना कितने का चाहिए, कम से कम 60 ईयर का। अब सोचो कोई पर्सन अगर 60 ईयर का है और विद इन अ ईयर वो मर जाए तो ऐसे कितने पर्सन है, ऐसे कितने पर्सन है बताइए। तो जवाब है ऐसे कितने पर्सन है, 4,600। ये सोचो 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 सोचो, जिनकी एज 60 हो गई है और विद इन ईयर जो डेथ हो जाएंगी जिनकी, वो कैसे निकालोगे, क्योंकि 61 में तो पहुंच नहीं पाए वो भाई, 60 से 61 में जो लोग नहीं पहुंच पाए वही तो 60 साल के होंगे और विद इन 1 ईयर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई है, करेक्ट। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 61 बर्थडे अपना नहीं मना पाए, तो जवाब है 16,090 माइनस 11,490, तो टोटल कितने लोग हैं बताइए, ऐसे टोटल कितने लोग हैं जो 60 साल के हो गए थे और विद इन अ ईयर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोग हैं टोटल आपके कितने, 4,600, करेक्ट। तो देखिए पार्ट 1 का आंसर आप कैसे करोगे, देखिए ना बात समझिए, पार्ट 1 का आंसर आप कैसे करोगे, देखो ये देखिए हम आपको आंसर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पार्ट 1 का, ठीक दिख रहा है सबको, दिख रहा है, टेबल में भी आप लोगों ने देखा, ओहो ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे कर लेते हैं, है ना, तो आप इसकी लैंग्वेज देख लेना किस तरीके से लिखना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये शायद आपको दिख रहा हो आप टेबल, है ना। चलो देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
पढ़िए जरा। देखिए कह रहा है कि हाँ, कह रहा है वी सी दैट 16,090% एज 60, ठीक है। यहां से टेबल में देखो 16,090 लोगों की एज कितनी है, 60 है, करेक्ट। आगे नाउ कह रहा है दैट इज 4,600 डाइड बिफोर रीचिंग देयर 61 बर्थडे, ठीक है। 61 बर्थडे में पहुंचने से पहले कितने लोगों की डेथ हो गई, 4,600। तो 4,600 लोग ही तो ऐसे होंगे जिनकी एज 60 है और नेक्स्ट विद इन 1 ईयर में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि 61 बर्थडे वो अपना मना नहीं पाए, करेक्ट। कोई डाउट है तो बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 60 डाई विद इन अ ईयर इज गिवन बाय 4600। कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। अच्छा अब यहाँ सवाल ये है कि डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, करेक्ट। तो जवाब है डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपने कितने बंदों को टोटल चेक किया था जिनकी एज कितनी थी, 60 थी। सोचो भाई टोटल कितने ऐसे बंदे थे जिनकी एज क्या थी, 60, 16,090 ना। तो 16,090 टोटल बंदों में से ही तो आपने चेक किया था कि विद इन ईयर कितने लोग मर गए। तो टोटल 16,090, उनमें से डेथ कितने की हो गई, 4,600। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड 4,600 लोगों के साथ दुर्घटना घट गई, उनकी मृत्यु हो गई। कोई डाउट है तो आंसर जो भी आएगा आप काट वाट के लिख लेना, 1 0 से 1 0 कटेगा, बाकी कटेगा नहीं। तो 460 अपॉन 1609, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग लिख लीजिए। ओके ये लैंग्वेज वगैरह आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे सूट करना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। 16,090 में से 11,490 को माइनस किया है, तो इनको कितना मिला है, 4,600। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पार्ट 2, ठीक है। सुनिए पार्ट 2 देखिए बच्चों, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 देखिए। देखिए पार्ट 2 में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज्ड 61, मतलब पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, 61, विल लाइव फॉर 4 ईयर्स। मतलब नंबर 1 बात कि पर्सन कैसे होने चाहिए जिनकी एज कम से कम कितनी हो, 61 हो, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जीवन अगले 4 सालों तक रहेगा, मतलब अगले 4 सालों तक वो जीवित रहेंगे, ठीक। मतलब पर्सन क्या होना चाहिए, 61 एज का होना चाहिए, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट 4 सालों तक जिंदा रहेंगे। तो आप चेक करिए जरा, देखिए 61 एज के कितने लोग हैं टोटल, 11,490, करेक्ट। तो टोटल कितने लोगों में से आप चेक करने जा रहे हो, 11,490 लोगों में से चेक करने जा रहे हो। तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, 11,490, और नेक्स्ट 4 ईयर तक किनकी लाइफ रहेगी, उनकी संख्या कितनी है। तो जवाब है, चेक करो, 61 से 62 में जाएंगे, 1 साल गुजर गया। 62 से 63 में जाएंगे, फिर 1 साल गुजर गया। 63 से 64 में जाएंगे, फिर 1 साल गुजर गया, ठीक। और 64 से टोटल कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 64 से जब 65 में जाएंगे तो टोटल 4 साल गुजर गए। तो 61 जिनकी एज है और नेक्स्ट 4 सालों तक वो जिंदा रहेंगे, ऐसे कितने लोग हैं। तो जवाब है, ऐसे उतने लोग होंगे जो 65 में पहुंच जाएंगे, अपनी एज 65 में पहुंच जाएंगे। तो 65 में कितने लोग पहुंचे, 2320, करेक्ट। तो 2320 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 11490। कोई डाउट है बताइए। तो देखिए बच्चों पार्ट 2 का आंसर आप किस तरीके से करोगे, टेबल आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉपी में आप लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं तो वीडियो रिवर्स करके पॉज करके पहले नोट करिए। ये देखिए बेटा पार्ट 2 का आंसर देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है किस तरीके से दोगे आप आंसर पार्ट 2 का। नंबर ऑफ पर्सन्स एज 61 ईयर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 11,490 है ना, सॉरी 11,490। ऐसे पर्सन जिनकी एज कितनी है, 61 ईयर है, करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आंसर किस तरीके से आपको इसका करना है, करेक्ट। ये देखिए, ये देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स एज 61 ईयर इज व्हाट, 11,490, करेक्ट। नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग फॉर 4 ईयर, 4 नेक्स्ट 4 सालों तक वही तो सर्वाइव करेंगे जिनकी एज कितनी थी, 65, और 65 जिनकी एज थी उनकी संख्या कितनी थी, 2320। तो बस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 61 विल लाइव फॉर 4 ईयर इज इक्वल्स टू व्हाट, डिनोमिनेटर में 11,490 और फेवरेबल आउटकम आपके, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विद द इवेंट हैपेंड इज व्हाट, 2320। ओके इसको आप बेटा कैंसिल कर लेना, मेरे ख्याल से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 232 अपॉन 1149 आपका आंसर आएगा, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ओके नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।